ये आपका आज का संपादकीय पाठ है और संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस तरह के एडिटोरियल आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। बांग्लादेश में भारत के विकल्प। अभी आपने देखा है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी क्योंकि यहां अशांति फैली हुई है। देखिए, हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है। 1971 तक एक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे हमारी। 50 वर्षों की आजादी के बाद बांग्लादेश वापस पूर्वी पाकिस्तान बनने की दिशा में चल पड़ा है और इसके केंद्र में जमात इस्लामी और रजाकार है। इनका लक्ष्य हिंदू समाज भी है और आप देखते हैं कि इस अभियान में विदेशी शक्तियों की भूमिका भी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश का सेंट मार्टिन द्वीप ना मिलने के कारण उन्होंने हसीना सरकार को बर्खास्त कर दिया और उनका एक उद्देश्य शेख हसीना को बेदखल कर वहां भारत विरोधी शक्तियों को सशक्त करना भी था। ये अमेरिका पर आप देखते हैं कि इस तरह के आरोप लग रहे हैं और आप देखते हैं कि पूर्वोत्तर में ईसाई राज्य की स्थापना भी उनका एक एजेंडा है। फिलहाल इस पहले राउंड में बेसफल होते दिख रहे हैं, लेकिन उनका खेल सामने आ गया। वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी जब बांग्लादेश में शेख मुजीब की परिवार सहित सेना मजहबियों के गठजोड़ ने हत्या की थी। तब बांग्लादेश में भारत का तत्काल दखल देना बनता था, दिन दिया भी था, पर इंदिरा गांधी पर्याप्त साहस नहीं दिखा सकी और उनके पास बांग्लादेश का भटकाव रोकने, वहां के अल्पसंख्यकों को सुरक्षित करने का आदर्श अवसर था और उनकी अनदेखी का नतीजा है कि आज बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति भयावह होने की तरफ बढ़ रही है। इसके कारण हिंदू बड़ी संख्या में भारत आना चाहते हैं, पर बीएसएफ द्वारा उन्हें रोका जा रहा है। और एक अच्छी बात हुई कि हत्या, आगजनी, लूटपाट और मंदिर ध्वंस के मध्य हिंदू समाज ने ढाका में प्रदर्शन करने का साहस किया। हालांकि दूसरे ही दिन इसकी प्रतिक्रिया में इस्लामिस्टों द्वारा प्रदर्शन किया गया और इससे वहां की विषम स्थितियों का आभास होता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का सिलसिला थमा नहीं और ऐसी स्थिति में भारत द्वारा बांग्लादेश शासन को सचेत करना चाहिए कि बांग्लादेशी हिंदू भारतीय सेना को सीमा को पार नहीं करेंगे, पर वे वापस हिंसक माहौल में नहीं भेजे जा सकते हैं। अच्छा होगा कि भारत सरकार की व्यवस्था में बांग्लादेश की सीमा के अंदर ही शरणार्थी कैंप बने। दोनों तरफ की सेनाएं शरणार्थियों की व्यवस्था के लिए बांग्लादेश की सीमा के इलाकों की प्रशासनिक सुविधाओं का उपयोग करें। और आप देखिए, बांग्लादेश में हिंदू आबादी 1947 तब पूर्वी पाकिस्तान में 28% से घटकर आज 7.5% रह गई। बांग्लादेश बनते समय वहां हिंदू 15% बचे थे और यह भी अजीब है कि 75 वर्षों की लगातार प्रताड़ना और अत्याचार के बावजूद वहां के हिंदू समाज ने कभी आजादी की मांग नहीं की। कोई प्रतिरोध मोर्चा, सशक्त सेना नहीं बनाई। 1.3 करोड़ के संख्या बल के बावजूद भी कश्मीरी पंडितों के समान जीवन व्यतीत करते रहे और उनमें कोई राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं उभरा, कोई हथियारबंद संगठन नहीं बना, जबकि वे इजराइल की यहूदियों से संख्या बल में दोगुने हैं। एक बड़ी और अवैध बांग्लादेशी आबादी भारत में निवास कर रही है और वहां बांग्लादेश के हिंदू मजहबी कट्टरता के शिकार हो रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं के मानवाधिकार हनन की जो भीभत्स स्थितियां हैं, वे हमारे राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा भी नहीं बन पाती हैं। सेकुलरिज्म से बीमार हमारे नेताओं ने कभी उनका मुद्दा नहीं उठाया, अब भी नहीं उठा रहे हैं। ऐसे में भारत के सामने रास्ता क्या है? कट्टर मजहबियों की जकड़न से बांग्लादेश के हिंदू समाज की मुक्ति एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। मुक्ति की राहों पर कोई फूल नहीं बिछे होते हैं, वह संघर्ष और बलिदान से होकर आता है। बांग्लादेश में एक अल्पसंख्यक राजनीतिक दल का गठन समाधान के रास्ते का पहला पड़ाव है। आगे संघर्ष प्रारंभ होंगे और संघर्षों की सफलता आए हमें हमारे दूसरे कदम यानी कि स्वशासी स्वायत्त हिंदू परिक्षेत्र के गठन की राह खोलेगी। अल्पसंख्यक वर्ग आबादी को सुरक्षित क्षेत्रों की ओर प्रस्थान करके अपने संख्या बल को एकत्रित करना होगा, फिर वहां प्रारंभ होगी। यह आप देखिए, भारत की भूमिका 1971 की तरह सफलता एवं असफलता में निर्णायक सिद्ध होगी और इससे भारत की चिकेन नेक जैसी रणनीतिक समस्याओं का समाधान भी होगा। चटगांव एवं रंगपुर के क्षेत्रों को स्वायत्त हिंदू क्षेत्र बनाकर वहां हिंदुओं को स्थानांतरित किया जाना संभव तभी हो सकेगा जब भारत की इसमें भूमिका होगी। 1947-48 की युद्ध के समय पाकिस्तान ने कश्मीर में हमारी 85,000
कितना 85,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया था। उस समय यदि नेहरू चाहते तो उसकी प्रतिक्रिया में पूर्वी पाकिस्तान के रंगपुर, सिलहट, चटगांव के इलाके अपने अधिकार में आसानी से लिए जा सकते थे। ये स्थायी रूप से भारत से जुड़े हुए क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू समाज के लिए सुरक्षित परिचित बन सकते थे, लेकिन हमारे तुष्टीकरण जीवी नेता रणनीतिक बुद्धि चतुर नहीं दिखा पाए। और अब समाधान संघर्ष और बलिदानों से ही संभव है। ना भूलें, जब इजराइल देश बना और सिर पर युद्ध आ गया तो यहूदी जबरदस्त लड़ाके बने और विश्व में सुरक्षित परिक्षेत्र जैसी व्यवस्थाओं के अनेक उदाहरण हैं। रूस ने 1 वर्ष पहले डॉनबास में 2 स्वायत्त परिक्षेत्र के गठन की घोषणा की थी और कुछ इसी तरह बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन के 17,000 वर्ग किलोमीटर एवं चटगांव डिवीजन के 34,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों को अधिकार में लेकर वहां के समस्त 1.3 करोड़ हिंदुओं के समायोजन की व्यवस्था करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। कवि जिन्ना ने कहा था कि हिंदू मुसलमान अलग राष्ट्र है, वे साथ नहीं रह सकते हैं। यदि यही पाकिस्तान के गठन का आधारभूत सिद्धांत बना, वहीं तर्क इस्लामी बांग्लादेश में भी लागू करने का समय आ गया है। और 1950 में आप दिखे हुए ढाका के भीषण दंगों में 10,000 हिंदुओं की नृशंस हत्या से सरदार पटेल इतने व्यथित हो गए थे कि उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान की भूमि पर कब्जा कर वहां हिंदुओं को बसाने की चेतावनी दे दी थी। आज इतने वर्षों बाद 1971 के बांग्लादेश युद्ध जैसी स्थितियां पुनः बन रही हैं। अंतर यह है कि जो पिछला अभियान था वह बांग्लादेश की आजादी का था और अगला अभियान बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता और मजहबी शोषण एवं प्रताड़ना से मुक्ति के लिए होना चाहिए। और यह एक बड़ा राजनीतिक निर्णय होगा जो भारत की बांग्लादेश समस्या और चीन, पाकिस्तान एवं अमेरिका की कुटिल ख्यालों की आशंका का स्थायी अंत कर देगा। लेखक पूर्व सैनिक एवं अब देखिए पूर्व प्रशासक हैं, इनका नाम है आर विक्रम सिंह। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। ये देखिए इनके विचार हैं अपने। सहकारी क्षेत्र में नई जान फूंकते पैक्स। ये आप देखिए दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यह ऐसे समय में हो रहा है जब भारत का सहकारिता क्षेत्र मजबूत स्थिति में है और देश में भर में नई मजबूत एवं तेजी से उभरती हुई प्राथमिक कृषि ऋण समितियां यानी पैक्स का प्रसार हो रहा है। और आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों से लैस पैक्स अब ग्रामीण और कृषि प्रधान भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह भी भारत में आप देखिए सहकारिता का गौरवशाली इतिहास रहा, लेकिन कुप्रबंधन संकट के समय पर्याप्त सरकारी समर्थन की कमी और आवश्यक सुधारों की अनुपस्थिति के कारण इसका विकास बाधित रहा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने दूसरे कार्यकाल में सहकारिता मंत्रालय का गठन करने और गृह मंत्री अमित शाह को इसकी कमान सौंपने के तुरंत बाद सहकारिता क्षेत्र में बदलाव की बयार बहने लगी। सहकारिता की इस क्षमता को अब देश के भविष्य को आकार देने वाले क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है। ये आप देखिए अमित शाह सहकारिता क्षेत्र के पुराने जानकार हैं। वह सहकारिता क्षेत्र के विकास में बाधा डालने वाले कारणों से अच्छी तरह परिचित हैं। इन बाधाओं में पैक्स के विविधीकरण की कमी थी और जिसने उन्हें लगभग अव्यवहार बना दिया था। और अमित शाह ने पैक्स के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया वह उनके बायलॉज यानी कि उपनियमों में बदलाव लाना था। पैक्स की समस्याओं से छुटकारा के लिए मॉडल बायलॉज लाकर उन्हें बहुउद्देशीय बनाने पर जोर दिया जा रहा है और इससे पैक्स को अपने व्यवसाय को 25 से अधिक व्यवसायिक गतिविधियों से जोड़कर विविधता लाने में मदद मिली है। अब वे कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं जो ग्रामीण भारत में 300 से अधिक ई सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, आधार, नामांकन, अपडेशन, स्वास्थ्य सेवाएं, पैन कार्ड, ट्रेन, बस, हवाई अड्डे आदि सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अब तक 35,000 से अधिक पैक्स ने ग्रामीण नागरिकों को ये सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया और इसके साथ ही अब उन्हें प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, जल समितियां, एलपीजी वितरकों, खुदरा पेट्रोल डीजल दुकानों, किसान उत्पादक संगठन आदि के रूप में कार्य करने में भी सक्षम बनाया जा रहा है। पैक्स अब गांव में सस्ती दरों पर गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाओं के वितरण के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में भी काम कर रहे हैं और जिससे ग्रामीण आबादी के लिए सस्ती दवाएं उपलब्ध कराते हुए आय का एक और स्रोत पैदा हो रहा है। ये सभी प्रयास पैक्स की आय बढ़ाने, उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार बनाने के लिए किए जा रहे हैं। और सहकारिता मंत्रालय का अगला महत्वपूर्ण कार्य इस क्षेत्र में लोगों का विश्वास जीतना है। इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 63,000 पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है और अब तक 23,000 से अधिक पैक्स को इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत किया जा चुका है। पैक्स के कंप्यूटरीकरण से उन्हें सीधे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड से जोड़ा जा सकेगा।
कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से संचालन में एकरूपता आएगी और इससे पैक्स संचालन में जनता का विश्वास बढ़ेगा। सहकारिता क्षेत्र में हुई इन अनूठी पहलों से यह क्षेत्र अब नए आत्मविश्वास के साथ पूरे देश में संगठित रूप में काम कर रहा है और जो इसके लिए बहुत फायदेमंद है। अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों से जिला सहकारी बैंकों में बैंक खाते खोलने का आह्वान किया ताकि उन्हें व्यवहार्य बनाया जा सके और उनके अनुसार सहकारी समितियों के बीच सहयोग एक मजबूत आर्थिक सिद्धांत है जो मजबूत सहकारी क्षेत्र के निर्माण के लिए जरूरी है। अमित शाह ने जमीनी स्तर पर नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करके इस क्षेत्र को मजबूत करने का संकल्प लिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पिछले कार्यकाल में नीतिगत ढांचा बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था और वर्तमान कार्यकाल में उनकी प्राथमिकता इन नीतियों को जमीनी स्तर तक ले जाने की होगी। और सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई सबसे महत्वपूर्ण पहल में से एक सहकारी क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा विकेंद्रीकृत अनाज भंडार कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य पैक्स स्तर पर अनाज भंडारण के लिए विकेंद्रीकृत गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां और अन्य कृषि अवसंरचनाएं बनाना। इन गोदामों का उद्देश्य कृषि और इससे जुड़े कामों के लिए इस्तेमाल करना। कृषि अवसंरचना कोष, कृषि विपणन अवसंरचना, कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारीकरण आदि का उद्देश्य देश के लिए एक विशाल भंडारण क्षमता का निर्माण करना है और इससे खाद्यान्न की बर्बादी और परिवहन लागत में कमी आएगी। किसानों को उनकी उपज के बेहतर दाम मिलेंगे और विभिन्न कृषि जरूरतों को पैक्स स्तर पर ही पूरा किया जा सकेगा। और आप देखिए, चूंकि पैक्स ग्रामीण विकास की रीढ़ है, इसलिए इनके सुदृढ़ीकरण और पुनरुद्धार से बहुत जल्द ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा मिलेगा। पैक्स से जुड़ी कुछ गतिविधियों के बढ़ने से जहां मौसमी बेरोजगारी खत्म होने की उम्मीद की जा रही है, वहीं इसके करीब 1 लाख पैक्स से सीधे जुड़े 13 करोड़ किसानों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय सृजन में फायदा होगा। लेखक राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। इनका नाम है साजी केबी। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। एक और आप लोगों को याद रखना है, नाबार्ड के बारे में याद रखिएगा। और देखिए, पैक्स की जो भूमिका है, जो इसके उद्देश्य हैं और जो इसके प्रभाव हैं, इनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, नाबार्ड की। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा आपको। चमत्कार ऊर्जा। एक बार एक साधक ने प्रश्न किया, क्या दुनिया में चमत्कार नाम की कोई चीज है? यदि है तो वह क्या है? अलौकिक नाम की कोई चीज है? नहीं, सारी शक्तियां मनुष्य के अंदर छिपी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को इसका आभास नहीं होता। समय समय पर हर कोई अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को महसूस करता है। इसे ही बुद्धि और बौद्धि कहते हैं और इनका विकास होने पर मनुष्य में असाधारण शक्ति आ जाती है। यह स्वाभाविक है और साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते और जिसके कारण वे इस शक्ति को अलौकिक समझ बैठते हैं। और जब तक मन का बंधन युक्त रहता है और उसकी गति जड़ वस्तुओं की ओर रहती है, लेकिन साधना से मन का बंधन टूट जाता है, मन स्थूल विषय से भी हट जाता है। यही है कि मनुष्य का विकास की ओर उन्मुख होने पर ही शारीरिक तथा आध्यात्मिक उन्नति संभव है। मानसिक प्रगति के कारण मनुष्य में असाधारण बुद्धि का आ जाती है और मानसिक प्रगति के कारण वह समाज में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। रिपु का अर्थ आंतरिक दुश्मन, आध्यात्मिक उन्नति का अर्थ है रिपुओं का बस में हो जाना। इस हालत में मनुष्य का जड़ तत्व पर और अधिक स्वामित्व हो जाता है और तंत्र के अनुसार जड़ या फिर बाह्य तत्वों पर विजय पाने का चेष्टा अविद्या साधना है। आत्मज्ञान के लिए जो साधना को की जाती है उसे विद्या साधना कहते हैं, लेकिन जहां विद्या या फिर अविद्या में कोई नहीं है उसे कहते हैं उपविद्या। मनुष्य के लिए विद्या साधना की कल्याणकारी है, बाकी दोनों से केवल समय नष्ट होता है। अलौकिक शक्ति पाने के लिए जो लोग साधना करते हैं उनका विषय जड़ तत्व रहता है। इस प्रकार से शक्ति प्राप्त करने पर व्यक्ति इसका उपयोग समाज में अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए या फिर द्वेष बस करते हैं। और मनुष्य को साधना करनी चाहिए बाह्य बनने के लिए, ना कि पिशाच बनने के लिए, ब्रह्मा बनने के लिए। एक तरह से ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इंटरेस्टिंग कॉलम रहता है, इसे पढ़ा करिएगा, समझा करिएगा। ये आप देखिए, महत्वपूर्ण विदेश यात्रा। अभी हमारे प्रधानमंत्री साहब पोलैंड यात्रा पर हैं, अभी यूक्रेन पर जा ही रहे हैं। ये यूक्रेन है, रूस है, हमारा प्यारा भारत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही यूक्रेन का उनका दौरा भी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री को पोलैंड यात्रा 45 वर्षों बाद हो रही है। भारतीय प्रधानमंत्री की यूरोप के इस महत्वपूर्ण देश की यात्रा में इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए था, इसके लिए और भी नहीं, क्योंकि दोनों देशों के
देशों के दशकों से मधुर संबंध रहे हैं। पोलैंड के लिए भारत इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब वहां की सैकड़ों महिलाओं और बच्चों को कहीं शरण नहीं मिली थी, तब भारतीय रियासतों ने उन्हें शरण दी थी। पोलैंड भारत के इस उपहार को भूला नहीं है। यह स्वाभाविक ही है कि भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने के साथ आर्थिक संबंधों को भी बल प्रदान करेगी। लेकिन इसका सबसे अधिक निगाह उनकी यूक्रेन यात्रा पर है। और आप देखिए, वह वहां 23 अगस्त को ट्रेन से पहुंचेंगे। इस यात्रा पर दुनिया भर की निगाहें होंगी क्योंकि हाल में भारतीय प्रधानमंत्री रूस भी गए थे। और रूस जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब से अनेक देशों के शासन अध्यक्षों ने यूक्रेन की यात्रा की। लेकिन ऐसे शासन अध्यक्ष गिनती के ही हैं जिन्होंने रूस के साथ साथ यूक्रेन की भी यात्रा की है। भारतीय प्रधानमंत्री एक ऐसे शासन अध्यक्ष हैं जो रूस यूक्रेन युद्ध पर तटस्थ विदेश नीति पर कायम है। उनके नेतृत्व में भारत इस युद्ध का विरोध भी करता रहा और इसके साथ ही रूस से अपने संबंध तोड़ने से मना भी करता रहा। पश्चिमी देशों को भारत की यह नीति पसंद तो नहीं आई, लेकिन वे यह भी मानते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जो रूस को संघर्ष विराम के लिए राजी कर सकता है। और यह धारणा भारत की कूटनीतिक महत्ता और उसके बढ़ते कद को रेखांकित करती है। इसका श्रेय मोदी सरकार की विदेश नीति को जाता है और जिसे उसने अपने पिछले 10 वर्षों के शासनकाल में नई धार दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद बढ़ने का एक कारण उसकी अर्थव्यवस्था का तेजी से गति से बढ़ना भी है, और वह भी ऐसे समय में जब प्रमुख देश आर्थिक सुस्ती से दो चार हो थे। रूस यूक्रेन युद्ध के सिलसिले में विश्व समुदाय ना तो इसकी अनदेखी कर सकता है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने किस तरह रूसी राष्ट्रपति से दो टूक कहा था कि यह युद्ध का नहीं, और ना ही इसकी उनकी पहल से भारत G20 सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध पर सभी देशों की सहमति वाला प्रस्ताव पारित करने में सफल हुआ था। इस सम्मेलन में और भी उसके बाद भारतीय नेतृत्व ने जिस तरह ग्लोबल साउथ कहे जाने वाले देशों की आवाज बुलंद की, उससे भी विश्व समुदाय को यह संदेश गया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विषयों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम है। रूस यूक्रेन युद्ध रोकना आसान नहीं है, लेकिन भारत को इसकी पहल तो करनी चाहिए। यहाँ G20 के बारे में बात हुई है, ग्रुप 20 की बात कर रहा हूँ। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 में। कब हुई थी? बताइए। 26 सितंबर 1999 में। 2008 में इसके शासन अध्यक्ष राष्ट्र अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। 21 सदस्य हैं इसमें। अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ सबसे नया है इसमें। सतर्क होने का समय तो हाल में धनबाद पहुंची नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च टीम की रिपोर्ट में हमें आप देखिए फाइलेरिया की प्रति सचेत करती है। इस रिपोर्ट में आशंका जताई गई कि आने वाले 8 वर्षों में झारखंड में हर 6 लोगों में से एक व्यक्ति फाइलेरिया के शिकार होगा। धनबाद में 90% मच्छर फाइलेरिया फैलाने वाले हैं और जिसके कारण इस रोग की चपेट में आने की आशंका बहुत है। इसका मुख्य कारण मच्छरों के नियंत्रण की व्यवस्था बहुत पुख्ता नहीं है। नगर निगम को मच्छरों को फैलने से रोकने की दिशा में जितना काम करना है उतना हो नहीं पा रहा है। कहा तो जा रहा है कि मच्छरों को मारने के लिए फॉगिंग हो रही है और इस पर हम हर माह लाखों खर्च भी किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे अलग है। और रिसर्च टीम ने विभिन्न स्थानों पर जाकर 560 मच्छरों के सैंपल लिए और आप देखते हैं कि इससे जांच की गई तो इस गंभीर तथ्य का पता चला। धनबाद जिले में 90% मच्छर क्यूलेक्स प्रजाति फाइलेरिया बीमारी पैदा करने वाले हैं और ये गंदे पानी में पनपते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि साफ सफाई के तमाम दावे हवाई ही हैं। राज्य की राजधानी रांची समेत अन्य शहरों में जांच हो तो और उन स्थानों में भी ऐसे ही स्थिति मिलेगी, क्योंकि मच्छरों का प्रकोप सब जगह पर। साफ सफाई और स्वास्थ्य सेवा के मामले में हालात अच्छे नहीं हैं। विभाग के आंकड़े बताते हैं कि धनबाद में फाइलेरिया के करीब 7,300 मरीज हैं। झारखंड की बात की जाए तो 50,000 से अधिक मरीजों की संख्या है। समय की मांग है कि राज्य सरकार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च टीम की रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए अभियान की समीक्षा करें और रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाएं। क्या करें? जरूरी कदम उठाएं। जीवन के रंग सहेजती लोक कथाएं। ये आप देखिए, हर वर्ष 22 अगस्त को दुनिया भर में लोग विश्व लोक कथा दिवस मनाते हैं और ये आप देखिए इस दिन इन मौखिक कथाओं और कला स्वरूपों की संस्कृति के महत्व को समझकर इसके संरक्षण के प्रति सजगता लाने की कोशिश करते हैं। और इन मौखिक परंपराओं में लोकगीत, कहानियां, अनगिनत किंवदंतियां, हास्य से जुड़ी कहावतें और आप देखें यहाँ तक कि गूढ़ गंभीर जीवन दर्शन भी शामिल
होता है। और विश्व के सभी समुदायों में जग जीवन, स्वास्थ्य, रीति रिवाज और सामाजिक जीवन शैली से जुड़ी बहुत बातें लोक कथाओं के माध्यम से ही आगे बढ़ती रही हैं। विश्व लोक कथा दिवस ऐसे ही आख्यानों के महत्व को समझने का दिन है, जो इंसानी जीवन से जुड़ा बहुत कुछ संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इतना ही नहीं, हर तरह की विरासत को समेट कर संरक्षित रखने वाले इन मौखिक आख्यानों को की फेहरिस्त में लोक मान्यताएं भी अपनी भागीदारी रखती हैं। भौतिक रूप से भी वास्तुकला यानी कि भवन निर्माण की शैली, लोक नृत्य यानी प्रथागत कलात्मक विद्या और हस्त निर्मित खिलौने भी इसका आवधिक हिस्सा माने जाते हैं। बहुत सी ऐतिहासिक जानकारियों को समर्पित यह दिन मानव सभ्यता की विकास यात्रा का लेखा जोखा सा है। मौजूदा समय में जब संसार का हर समाज ही अपनी जड़ों में से कटा हुआ है, महसूस कर रहा है, तब ऐसे आख्यानों की अहमियत और बढ़ जाती है। दरअसल सामाजिक सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और जुड़ाव की यह पहल ब्राजील में वर्ष 1965 में शुरू हुई थी, और अब पूरी दुनिया के देश अपनी लोक परंपराओं का उत्सव मनाने के लिए इस दिन को विशेष मनाते हैं। कहानियां, किंवदंतियों और लोक कथाओं के विभिन्न माध्यमों के साथ इस दिन लोक कथाओं की परंपराओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के भी प्रयास किए जाते हैं। लाजमी भी है, क्योंकि लोक कथाओं के जरिए ही दुनिया भर के समुदायों की सांस्कृतिक परंपरागत धाती अगली पीढ़ी तक पहुंचती रही है। भारत की समृद्ध और लोक परंपराओं के रंग पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहे हैं। लोक के आलोक ने आंचलिक रीति नीति को सहेजते हुए समाज की संवेदनाओं को आगे बढ़ाया। स्वास्थ्य, संस्कृति और प्रकृति संरक्षण की जो बातें आज जीवन सहेजने के लिए आवश्यक हैं, वे हमारे परिवारों में मौखिक आख्यानों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। आज मनोविज्ञानी भी मानते हैं कि तनाव, अवसाद और अकेलेपन की परिस्थितियां वाली मौजूद जीवन शैली में लोक जीवन से जुड़ा हर पक्ष जीवन को उत्साह दे सकता है। समाज को सामाजिक, सांस्कृतिक, परंपरागत एकता के सूत्र में बांधने वाली इस भाव भरी धरोहर के हर पक्ष को सहेजना जरूरी है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, ये भी देखा करिएगा, पढ़ा करिएगा, ठीक है। ये आप देखिए, यहाँ भी टिप्पणियां रहती हैं, देख लिया करिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूं, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। इराक में महिलाओं का संघर्ष और चुनौतियां, ये आप देखिए, ये ईरान है, ये इराक आपको देखने को मिलेगा। भारत की अध्यक्षता में पिछले वर्ष आयोजित G20 सम्मेलन में महिला नेतृत्व में विकास को एक प्रमुख मुद्दे के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को विकास प्रक्रिया में केवल लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि एक सक्रिय भागीदारी के रूप में देखना था। यह दृष्टिकोण महिलाओं की क्षमताओं को प्रोत्साहित कर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति को बढ़ावा देने के साथ साथ लैंगिक समानता सुनिश्चित करने पर केंद्रित था। इस सम्मेलन के दौरान महिला नेतृत्व में विकास का एजेंडा न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को मजबूती देने के लिए सराहा गया। इसके बावजूद विश्व के कई हिस्सों में महिलाओं के अधिकारों को लेकर स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2022 में ईरान में महसा अमीनी की मौत और उसके बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों में ने महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों के प्रति कठोर हिजाब कानून के खिलाफ बढ़ते असंतोष को उजागर किया। ये घटनाएं महिलाओं की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों को लेकर वैश्विक मंच पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। इराक की हालिया घटना, तो हाल ही में इराक की संसद में एक विधेयक पेश किया गया जिसमें लड़कियों के लिए कानूनी विवाह की उम्र को घटाकर 9 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह विधेयक महिला अधिकारों और सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती के बारे में उभरा है, क्योंकि इससे बाल बलात्कार को कानूनी मान्यता मिलने की आशंका है। इस विधेयक ने न केवल महिला अधिकार समूहों, मानवाधिकार संगठनों के बीच व्यापक विरोध को जन्म दिया है, बल्कि इराक में बढ़ते सांप्रदायिक और इस्लामीकरण के दुष्प्रभावों पर भी सवाल खड़े किए। हम लोग 21 करने की बात करें 18 से बढ़ाकर, वो आप देखिए 9 कर रहा है। वस्तुतः इराक के वर्तमान कानून के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र में विवाह गैर कानूनी है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध यूनिसेफ की एक रिपोर्ट बताती है कि इराक में 18 वर्ष से कम उम्र की लगभग 28% लड़कियां विवाहित हैं। अब सोचिए, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहा हूँ, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी इसकी, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में देखने को मिलेगा। यूनिसेफ की बात करें तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको, इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1940 में, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और आप देखेंगे कि इस क्रम में इराक में महिलाओं की स्थिति में उत्तरोत्तर गिरावट की वकालत करने वाली इस ड्राफ्ट बिल को महज एक घटना के तौर पर ना देखते हुए इराक में होने वाले राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनों की पड़ताल आवश्यक है।
और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इराक में महिलाओं की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए ऐतिहासिक संदर्भों पर भी विचार करना होगा। वर्ष 1968 में इराक में हुए रक्तहीन क्रांति के बाद बाथ पार्टी के पंथनिरपेक्ष शासन ने महिलाओं की शिक्षा और कार्य शक्ति में सहभागिता को प्रोत्साहित किया। उसके बाद के दशक में इराक ने महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार किए। बच्चों की देखभाल की मुफ्त सेवाएं, परिवहन सुविधाएं और कामकाजी महिलाओं के लिए अनुकूल वातावरण ने महिलाओं को समाज में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि 1980 के बाद ईरान इराक युद्ध के दौरान चीजें नाटकीय रूप से बदल गई। राज्य की धनराशि जिसे शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में लगाना चाहिए था, सैन्य खर्च में स्थानांतरित कर दी गई। और आप देखिए, यह युद्ध लंबा खिंचा और हजारों पुरुष मारे गए, जिसके महिलाओं की स्थिति में नकारात्मक बदलाव आया। अब राज्य की प्राथमिक शिक्षा कामकाजी महिलाओं से हटकर भविष्य के सैनिक की माताओं पर केंद्रित हो गई है। 1991 की खाड़ी युद्ध और आर्थिक प्रतिबंधों के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा संकट खड़ा हो गया, और जिससे समाज में महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण ने और गंभीर रूप ले लिया। रोजगार के अवसरों की कमी और युद्ध जनित दुष्परिणामों से महिलाएं समाज में और हाशिए पर चली गई। इस्लामी राजनीति में तो इस संदर्भ में इराक की इस्लामी राजनीति की जड़ें कई दशक पुरानी हैं, जहां 1968 से 2003 तक इराक पर शासन करने वाले बातिस्टों की विचारधारा भले ही पंथ निरपेक्ष रही थी, लेकिन 1991 की खाड़ी युद्ध के बाद सद्दाम हुसैन के शासन ने इस्लामी प्रतीकों नारों को अपनाना शुरू कर दिया। इस्लामी पहचान के इस पुनरुत्थान ने महिलाओं की स्थिति को और भी कमजोर कर दिया। 2003 के बाद नई सत्ता संरचनाओं ने धार्मिक समूहों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों पर अधिक प्रतिबंध लगाए और महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता पर हमले जारी रहे। और आप देखिए, वर्तमान में विस्थापित यह विधेयक उसी दिशा में एक और कदम है। वर्ष 2003 में सद्दाम हुसैन के पतन के बाद इराक में इस्लामी और सांप्रदायिक राजनीति का उद्देश्य हुआ। इसके साथ ही इराक में सांप्रदायिकता की जड़ें और गहरी हो गईं, और आप देखते हैं कि जिससे महिलाओं के अधिकार और स्वतंत्रता और भी सीमित हो गए। वर्ष 2005 में स्थापित चरमपंथी सशक्त समूहों इस्लामिक स्टेट के 2005 सीरिया और इराक के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने के बाद इराकी महिलाओं को विभिन्न यातनाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि 2017 में इराक सरकार ने गठबंधन दलों, जिसमें 77 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन अमेरिका की अध्यक्षता में शामिल हुए, की मदद से इस चरमपंथी समूह को लगभग पूरी तरह से इराक से बाहर खदेड़ दिया। लेकिन इसके बाद भी इराक में सांप्रदायिक इस्लामवाद और राजनीतिक अस्थिरता का दौर जारी रहा। वर्तमान दशा तो इराक में महिलाओं की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए इस्लामी राजनीति और सांप्रदायिकता के बीच के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। वर्ष 2003 में सद्दाम हुसैन के पतन के बाद सत्ता में आई इस्लामी पार्टियां केवल इस्लामवादी ही नहीं बल्कि सांप्रदायिक भी हैं। इस प्रकार वर्तमान इराक में सांप्रदायिकता और इस्लामी सांप्रदायिकता दोनों ही महिलाओं के लिए समस्याग्रस्त साबित हो रही है। इस संदर्भ में महिलाएं स्पष्ट रूप से दोनों पक्षों से प्रभावित हो रही हैं। एक तरफ वे अब एक ऐसी सरकार के अधीन है जो बड़े पैमाने पर इस्लामी राजनीति पर आधारित है, जो या तो महिलाओं से संबंधित मुद्दों की अनदेखी कर रहा है या व्यक्तिगत स्थिति संहिता जैसे कानून को प्रभावित कर रही है, जो तलाक, विवाह, विरासत को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक समूह है। इराक की वर्तमान राजनीतिक सत्ता अधिक रूढ़िवादी शरीयत कानून की व्यवस्था पर जोर देता है, और जबकि आप देखिए 1959 में लागू की गई व्यक्तिगत स्थिति संहिता भी शरीयत कानून पर आधारित था, लेकिन वह एक प्रगतिशील व्याख्या थी। और इन परिस्थितियों में इराक में महिलाओं की स्थिति वैश्विक स्तर पर लिंग समता और महिलाओं के अधिकारों के संघर्ष की आवश्यकता को उजागर करती है। महिलाओं के हित में भारत का दृष्टिकोण क्या है? इराक के प्रस्तावित विधेयक की तुलना में भारत महिलाओं की सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए प्रतिबद्ध है। हम लोग जो यूसीसी की बात करते हैं ना, समान नागरिक संहिता की, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी आप देखिए अलग धर्म में महिलाओं के लिए शादी की बातें अलग है, तलाक लेने की बात अलग है। आप देखिए कि संपत्ति बंटवारे में अलग बातें देखने को मिलती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना, आप लोग महिलाओं के बारे में लिख रहे हैं, लड़कियों के बारे में कहीं कुछ लिखने के लिए आ रहा है, तो सरकार की तरफ से जो पहल की जाती है इन्हें भी उल्लेख कर दिया करिएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी पहलों के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान किया गया है। और आप देखिए भारत के संविधान में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं, जैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, जिसके अंतर्गत महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 और पुरुषों के लिए 21 निर्धारित की गई। इसके साथ ही महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का अधिकार, घरेलू हिंसा से संरक्षण, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा जैसे कानूनी उपाय भी हैं। हमारे देश में स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्टैंड अप इंडिया जैसे योजनाओं से महिलाओं की स्थिति को व्यापक
रूप से आप देखते हैं कि सुधारने में मदद मिली है। स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2022 में मिशन पोषण 2.0, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल जैसी योजनाओं की घोषणा की गई, जिनका उद्देश्य कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना है। भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समय समय पर अनेक प्रकार के कदम उठाए जाते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा मिशन शक्ति के तहत महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए व्यापक योजनाएं चलाई जा रही हैं। महिला शक्ति केंद्र कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में लिंगानुपात सुधारने और महिलाओं के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। भारत की नीतियां और कार्यक्रम महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आयुष्मान भारत योजना के तहत महिलाओं को भी स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी जा रही है, ताकि उन्हें भी स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को उद्यमिता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, और जिससे वे आर्थिक रूप से समर्थ हो सकें। उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किया गया, और जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार के साथ ही जीवन आसान हुआ है। महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए एक कदम महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने में सहायता साबित, ये आप देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदम महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक साबित होने के साथ देश की प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और एक बात तो आप लोग भी जानते हैं, आधी आबादी लगभग महिलाओं की है, और आप सोचिए कि महिलाओं को छोड़कर देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है, समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। वो तो ऐसा ही है कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, या कह लीजिए एक रथ के दो पहलू, दो पहिए हैं, महिला और पुरुष। अब एक रथ पर अगर चल सकता है तो चलाइए, और वो चलाओगे तो देख ही रहे हैं ईरान का हाल, इराक का हाल। या आप देखिए, ये भी आर्टिकल पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। जो काम के रहते हैं उन्हीं पर बात करते हैं हम लोग, बाकी आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाती है। तो ये दैनिक जागरण का संपादकीय पाठ है। एक आर्टिकल जनसत्ता का भी बड़ा अच्छा लिखा जाता है, तस्करों के चंगुल में फंसा बचपन। यह एक दर्दनाक सच्चाई है कि पूरे विश्व में तस्करों के गिरोह लाखों नौनिहालों का बचपन छीन रहे हैं। इस समय विश्व में बच्चों की तस्करी का अवैध कारोबार 150 अरब डॉलर वार्षिक से अधिक का हो चुका है। आप समझ सकते हैं। भारत के कई राज्यों में भूमिगत शिशु तस्कर गिरोह सक्रिय हैं, जो माता पिता की गरीबी का फायदा उठाते हैं। सरकारी अस्पतालों में ढीली सुरक्षा व्यवस्था के कारण हर वर्ष हजारों नवजात शिशु तस्करों के हवाले कर दिए जाते हैं। इसमें चिकित्सक क्षेत्र के चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को बड़ी संख्या में शामिल पाया जाता है। और आमतौर पर आप देखते हैं कि नशीली दवाओं के धंधे में शामिल तस्कर गिरोह बड़ी खूबसूरती से माता पिता को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे उनके बच्चे का भविष्य बेहतर बना सकते हैं। तस्करों के शिकार बच्चों की पहचान करना कठिन होता है, क्योंकि उन्हें जानबूझकर उन सेवाओं और समुदायों से छिपाया अलग थलग रखा जाता है, जो उन्हें पहचान कर उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। तस्करों के अंतर्राष्ट्रीय संजाल में छोटे से छोटे क्षेत्र भी चिन्हित होने लगे हैं, जहां उनकी मुखबिर किस्म के एजेंट अनाथालयों, बाल सुरक्षा गृहों, अस्पतालों आदि में सक्रिय रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि हर वर्ष तस्कर दुनिया भर में लगभग 3 लाख बच्चों को गुलामी के लिए बेच देते हैं। और मानव तस्करी विरोध एक संगठन के अध्ययन में बताया गया कि गरीबी और शिक्षा के चलते इस तस्करी का संजाल मजबूत हो रहा है। इससे निपटने के लिए अब व्यापक सुरक्षा रोकथाम कानून प्रवर्तन, पीड़ितों की त्वरित सहायता बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संरक्षण, खासकर बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र में पलेर्मो प्रोटोकॉल सूचीबद्ध है। इसके साथ ही कई अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एजेंसियां भी संयुक्त कार्रवाई के तहत इस आपराधिक संजाल की चुनौतियों से निपटने में लगी हुई है। इन संस्थाओं के बारे में जरूर रखा करिएगा, और ये जो रिपोर्ट जारी करती है, आंकड़े देती है, उन आंकड़ों के बारे में याद रखा करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अगर हम लोग देखें श्रम संगठन की बात करें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 में हुई थी। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम संगठन की रिपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक तस्कर के शिकार शिशुओं में से लगभग 60% को बड़े होने पर कृषि बाल श्रम में लगा दिया जाता है। ऐसे बच्चों से घरों, खेतों, कारखानों, रेस्तरां आदि में काम कराया जाता है। यौन शोषण के साथ ही उन्हें भीख मांगने, सशक्त बलों और नशीली दवा व्यापार में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। गरीबी दुनिया भर में बाल तस्करी का प्रमुख कारण है। एक अध्ययन में पता चला है कि ऐसे 12 करोड़ बच्चे सड़कों पर दिन गुजार रहे हैं, जिनमें से
लगभग 3 करोड़ अकेले अफ्रीका में है। एक अध्ययन के मुताबिक भारत में गरीबी से बाहर निकलने या कर्ज चुकाने के लिए अनेक माता पिता अपने बच्चों को तस्करों को बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं माँ बाप को बच्चों को बेचने में कितनी क्या स्थिति रहती होगी। भारत में गरीबी और संस्थागत चुनौतियों के अलावा पारंपरिक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएं भी कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। हर वर्ष ग्रामीण भारत से लाखों लड़कियों की तस्करी शहरी क्षेत्रों में घरेलू सहायक के रूप में कार्य करने के लिए की जाए। घरेलू नौकरानी को रूप में लड़कियों को बहुत कम वेतन मिलता है। दुर्व्यवहार के अलावा कभी कभी यौन शोषण भी, उत्पीड़न भी किया जाता है। यूनिसेफ का अनुमान है कि वर्तमान में दुनिया भर में 30 से अधिक सशक्त संघर्ष में 18 वर्ष से कम उम्र के 3 लाख से अधिक बच्चों का शोषण किया जा रहा है। अधिकांश बाल सैनिक 15 से 18 वर्ष आयु के हैं, कुछ ही की आयु 7 या 8 वर्ष के बीच है। शोषित बच्चे आप देखिए बाल पोर्नोग्राफी, बाल वेश्यावृत्ति, बलात्कार के लिए लेन देन के अधीन पाए गए। अकेले मुंबई शहर में महिलाओं और बच्चों का व्यवहारिक यौन शोषण लगभग 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर वार्षिक का धंधा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में युवा लड़कियों की तस्करी 14 गुना तक बढ़ गई है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र में पहली बार मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई, जिसमें आप देखिए बच्चों की तस्करी रोकने का प्रोटोकॉल शामिल किया गया। महिलाओं और बच्चों की तस्करी रोकने के लिए हमारे देश में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में पहली बार 1956 में संशोधित किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 स्पष्ट रूप से मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है और देश में तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने बाल तस्कर विरोधी इकाई का गठन किया है। मानव तस्करी के बारे में प्रेस, पुलिस, गैर सरकारी संगठनों से बड़ी संख्या में मिली रपटों के आधार पर बनाते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक अध्ययन में रेखांकित किया गया कि भारत तेजी से बच्चों की तस्करी करने वालों के लिए एक बड़ा स्रोत, पारगमन बिंदु और गंतव्य बनता जा रहा है। असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जैसे गरीबी से त्रस्त राज्यों में सबसे अधिक चिंताजनक हालत है। इन राज्यों में बाल तस्करी में लगातार वृद्धि हो रही है। यूनिसेफ के अनुसार 1.26 करोड़ बच्चे खतरनाक व्यवसाय में लगे हुए हैं। भारत में मानव तस्करी का केवल 10% अंतर्राष्ट्रीय है, जबकि 90% अंतर्राज्यीय पाया गया। यौन तस्करी में शामिल बच्चों में अधिकांश लड़कियां आपको देखने को मिलेगी। मानवाधिकार आयोग के बारे में भी याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल कम से कम 40,000 बच्चों का अपहरण हो जाता है और जिसमें से 11,000 बच्चों का तो पता तक नहीं चल पाता है। हमारे देश में कम से कम 3 लाख बाल भिखारी हैं। एक एनजीओ का अनुमान है कि हर वर्ष 12 से 50,000 तक महिलाओं और बच्चों को यौन व्यापार के तहत पड़ोसी देशों से तस्करी करके लाया जाता है। हर वर्ष कम से कम 44,000 बच्चे तस्कर गिरोह के चंगुल में फंस जाते हैं। सीबीआई की एक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अनुमानित 12 लाख बच्चे इस वेश्यावृत्ति में धकेल दिए गए। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भ्रष्टाचार के चलते कानूनों को कड़ाई से अनुपालन न हो पाना बच्चों की तस्करी की एक बुनियादी वजह है। चूंकि गरीब बच्चे सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं, इसलिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह की निगाहें सबसे ज्यादा उन्हीं पर टिकी रहती हैं। ऐसी परिवार अपने जीवन यापन के लिए अक्सर बच्चों को भविष्य तस्करों के हाथ पर दाव पर लगा बैठते हैं। वयस्क की तुलना में बच्चों की तस्करी का 4 गुना से अधिक है। तस्करी के शिकार 12 से 14 वर्ष के बच्चों को जबरन श्रम, यौन कर्म में झोंकने के साथ ही उनके अंग निकालकर बेचना भी शामिल है। तस्करों द्वारा अगवा वयस्कों की तरह ही बच्चों को भी घरेलू दास्ता, बंधुआ मजदूरी आदि तरह तरह की यातनाओं से गुजरना पड़ता है। व्यवसायिक यौन व्यापार की ही बच्चों के शोषण का सबसे बड़ा अपराध क्षेत्र है और जिनके माता पिता सख्त संघर्षों के शिकार हो जाते हैं और उनके ज्यादातर अनाथ बच्चे तस्करी के शिकार हो जाते हैं। इसके बाद तो आजीवन वे बच्चे निरक्षरता और बाल तस्करी की भयावह से जूझते रहते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे आज के संपादकीय पाठ की कहानी ये है। एक सामान्य जानकारी इस तरह के टॉपिक पर जरूर रखा करिएगा, क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से तैयारी करिए अपनी। ठीक है, धन्यवाद।